हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज आप सभी को उड का घोषणा पत्र 1854 के बारे में बताऊंगी। इसमें क्या उड की सिफारिशें थी, उड की घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, उसकी क्या गुण थे, क्या दोष थे, उन्होंने इस शिक्षा पर क्या क्या बल दिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। उससे पहले जब 1835 में मैकाले का विवरण पत्र आया था, तो मैकाले के विवरण पत्र में भारतीयों की अवहेलना की गई। जिस तरह बताया गया कि पाश्चात्य शिक्षा यानी जो अंग्रेजी शिक्षा था, सबसे उत्कृष्ट यानी ऊंचा शिक्षा का दर्जा दिया गया था। इससे भारतीयों ये समझ गए थे कि हाँ, हमारे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि भारतीयों की जो शिक्षा थी वो उर्दू हो, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो, चाहे संस्कृति हो, उनको निम्न दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो उनको लगा कि हाँ, हमारे साथ अन्याय हुआ। फिर क्या हुआ, 1854 की घोषणा पत्र आया। लोक शिक्षा समिति का प्रधान था कौन, उड था। और इन्होंने किन किन बातों पे सिफारिश की, क्या क्या सुझाव दिए, इसके बारे में आइए आगे हम चर्चा कर रहे हैं। उड का घोषणा पत्र 1854 भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में उड के घोषणा पत्र को एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय दिया जाता है। पत्र में मैकाले के निषेधन सिद्धांत के विपरीत जनसाधारण की शिक्षा को प्रोत्साहन करने पर जोर दिया गया। इसमें स्त्रियों की शिक्षा का विस्तार करने के संकल्प को दोहराया गया था तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर पहली बार ध्यान दिया गया। इसमें क्या हुआ था, जब उड का घोषणा पत्र आया तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया जी इसमें। और मैकाले का जो निषेधन सिद्धांत था, तो क्या था कि जब यानी इसमें से इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि भारतीयों को, जो भारतीय के उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा दी जाए, जिसमें जो उच्च शिक्षा के वर्ग के लोग शिक्षा पाएंगे तो निम्न वर्ग तक लोगों के पास शिक्षा आसानी से पहुंच जाएगी। और क्या था, जनसाधारण की शिक्षा को प्रोत्साहन करने पर जोर दिया गया था। जनसाधारण शिक्षा क्या था, जैसे जो प्राथमिक, माध्यमिक यानी मिडिल, उसके बाद क्या थे हाई स्कूल, ये जो शिक्षा थे इस पर जोर दिया गया था। और क्या था इसमें कि स्त्रियों की शिक्षा का विस्तार करने के संकल्प को दोहराया गया था। स्त्रियों की शिक्षा यानी स्त्रियों की शिक्षा को मिलनी चाहिए, इसके संकल्प को दोहराया गया तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर पहली बार ध्यान दिया गया। और जो शिक्षक लोग हैं उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो बीटीसी हों, चाहे बीटीसी यानी डीएलएड हों, चाहे वो बीएड वाले हों, ये प्रशिक्षण जो ले रहे हैं उनकी बात जो है यहीं पर यानी इन्हीं की वजह से ही शिक्षकों की प्रशिक्षण पर पहली बार ध्यान दिया गया था। किसकी वजह से, उड की घोषणा पत्र की वजह से। यहाँ पर देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स उड ने 19 जुलाई 1854 में भारतीयों की शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति बनाया, जिसे उड का डिस्पेंस या उड के घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि उड का घोषणा पत्र या उड का डिस्पेंस किसे कहा जाता है, आप इसे समझाइए। तो आप कहेंगे, तो आप इसके बारे में यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान चार्ल्स उड जो थे, इनका 19 जुलाई 1854 में भारतीयों को शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, यानी जब वो भारत में आए तो जो भारतीयों की शिक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक नीति बनाया, जिसे उड का डिस्पेंस, इसी को क्या कहते हैं, उड का डिस्पेंस या उड का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था कि 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के माध्यम तथा शिक्षा के सुधारों आदि पर बल दिया गया। यानी जो 100 अनुच्छेद वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा का जो क्या उद्देश्य है, शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए और शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए, ये जो है इस पे बल दिया गया था ना। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे, उड के घोषणा पत्र को, इस घोषणा पत्र को यानी उड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा
का मैग्नी कार्ट कहा जाता है। ठीक है, उड की घोषणा पत्र के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन कई हुए। सन 1855 में प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। यानी क्या था इसमें कि उड की घोषणा पत्र जब आई तो उसके फलस्वरूप जो होते भारतीय शिक्षा में कई परिवर्तन आए। यानी कई स्कूलों की स्थापना की गई, चाहे वो जैसे प्राथमिक मिडिल के बाद हाई स्कूल, विश्वविद्यालय, इस तरह शिक्षा का स्वरूप बदल गया। उसके बाद स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ था कि स्त्री शिक्षा पर तो जोर दिया ही गया था और शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात भी कही गई थी और कहा गया था शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के मध्य से दी जानी चाहिए। यानी शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम और देसी भाषाओं के मध्य में दिए जाने चाहिए। ठीक है, और इसमें जो था व्यवसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। यानी व्यवसायिक शिक्षा पर, यानी किस तरह व्यवसाय पर शिक्षा हमको मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या था कि विभाग में स्थापना, उड के बाद ये है कि उड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें। यानी अब उड के घोषणा पत्र में क्या प्रमुख सिफारिश की गई थी। देखिए, शिक्षा नीति के संगठन के उद्देश्य, यानी उड के शिक्षा नीति के संगठन के उद्देश्य क्या थे। यानी सिफारिश में पहली पॉइंट है। ठीक है, उड के घोषणा पत्र में शिक्षा को सरकार का दायित्व स्वीकार करते हुए कहा, कोई भी अन्य विषय हमारा ध्यान इतना अधिक आकर्षित नहीं कर सकता जितना कि शिक्षा। उड ने कहा, उड जो है उन्होंने कहा कि कोई भी अन्य सरकारी का दायित्व हो, स्वीकार करते हुए कहा कोई भी अन्य विषय, चाहे वो कोई भी विषय हो, लेकिन हमारा यानी शिक्षा के अलावा हमारे ध्यान को कोई आकर्षित नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी विषय हो। किसने कहे थे? उड ने। ये इनकी प्रमुख सिफारिशें थी। उसके बाद क्या था पाठ्यक्रम। उड ने कहा, हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य, यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। यानी उड का कहना था कि हम भारत में शिक्षा का विस्तार जो होता है इस प्रकार देखना चाहते हैं कि उनका उद्देश्य था कि जिस तरह जैसे विदेश में जो है उसमें कलाओं का क्या माध्यम है, विज्ञान का क्या माध्यम है, दर्शन का क्या माध्यम है और किस तरह साहित्य है, इन सभी का किस तरह विस्तार है। ये सब पाठ्यक्रम उड सोचते थे कि भारत में हो, ऐसी शिक्षा भारत में मिले। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी व देसी भाषाओं के मध्य दी जानी चाहिए। यानी उड का कहना था कि शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के मध्य दी जानी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी भी हो और देसी भाषाएं जो उसके बीच वाली जो भाषाएं हैं उसको दी जानी चाहिए। उसके बाद क्या है नवीन, इसकी क्या नया योजनाएं हैं, नवीन योजनाएं वो किसकी? उड की। इसमें क्या था सहायता अनुदान प्रणाली, यानी प्रत्येक प्रांत में एक जन शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए। यानी प्रत्येक राज्य में जो है एक जन शिक्षा स्थापना, एक लोक शिक्षा की स्थापना, यानी विभाग की स्थापना हो जिससे लोगों को शिक्षा के बारे में पता चले। उसके बाद क्या था शिक्षा के सुसंगठित विकास के लिए श्रृंखलाबद्ध विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। विद्यालयों का क्रम इस प्रकार निश्चित किया गया। क्या था उड का ये सिफारिशें क्या थे कि जो विश्वविद्यालय हों ये आपस में श्रृंखलाबद्ध हों, ये आपस में जो है जुड़ा होना चाहिए एक दूसरे से, जिससे शिक्षा का जो विस्तार है वो एक प्रकार से होनी चाहिए, एक निश्चित प्रकार से मिलनी चाहिए बच्चों को। जैसे अभी हम आपको जैसे कि प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद विश्वविद्यालय, जैसे कि क्या था कि अभी कोई बच्चे को अगर वो प्राथमिक बच्चा है, प्राथमिक में है, यानी एक में अगर वो गया है, ठीक है, अगर उसको एक का विषय ना देकर आप सीधे मिडिल में दाखिला करा दें उसका और मिडिल में उसका प्रवेश करा दें तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? उसका शिक्षा का वो प्रसार समझ पाएगा? सिलेबस उसको ABCD आ ही नहीं रहा हो, उसके बाद वो जाएगा इंग्लिश को, क्या वो इंग्लिश का पोयम पढ़ पाएगा? कोई पोयम दिया जाए कि चलिए खड़ा हो बेटा और इसे पढ़ो, क्या वो पढ़ पाएगा?
कभी नहीं। जब तक वो वर्डों को अच्छी तरीके से सीखेगा नहीं, उसका एक निश्चित विस्तार नहीं होगा, तब तक वो किसी भी स्कूल में शिक्षा का जो विस्तार निश्चित नहीं अगर किया गया, तो इस एक सिरे से नहीं अगर सीखेगा तो उसका विस्तार ही नहीं होगा, वहीं से उसका विस्तार समाप्त हो जाएगा, यानी उसका जो डेवलपमेंट है वहीं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इनका एक सुझाव था कि प्राथमिक स्कूल होनी चाहिए, उसके बाद मिडिल स्कूल होनी चाहिए, उसके बाद हाई स्कूल होना चाहिए, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद विश्वविद्यालय। उसके बाद क्या था, इन महिलाओं को शिक्षा दिया जाना चाहिए, यानी महिलाओं को जो है शिक्षा का एक स्वरूप, यानी महिलाएं जो हैं इस समय जो हैं बधी हुई हैं, इनके लिए भी एक स्कूल खोला जाए। इनका एक मकसद था कि इनके लिए भी एक स्कूल खोली जाए, इनके लिए स्कूल का डेवलपमेंट अगर किया जाएगा तो कहीं महिलाएं बाहर निकल के अपनी शिक्षा का विस्तार पूरा करेंगी और वो भी जागरूक होंगी। उसके बाद क्या था, मुसलमान यानी मुस्लिम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, यानी जो मुसलमान यानी मुस्लिम शिक्षा जो है लोग हैं वो उस क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, अतः उन्हें शिक्षा की ओर उन्मुख करने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। यानी शिक्षा की ओर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। जब तक हम उनको शिक्षा के रूप में जागरूक नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि हाँ शिक्षा हमारे लिए क्या है, शिक्षा का क्षेत्र भी कितना विस्तार है, आप शिक्षा के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तब तक वो नहीं समझेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या, जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, ये हम आपको ऊपर बताए हैं। अध्यापकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक है, यानी जब कोई अध्यापक ट्रेनिंग होगा, जब अध्यापक एकदम ट्रेंड होगा किसी चीज में, तो अच्छे से बच्चों को विस्तार रूप से पढ़ाएगा। ठीक है, बच्चे को एक एक सिलेबस बताएगा, बच्चों को ढंग से पढ़ाई करवाएगा, बच्चे उसकी ओर आकर्षित होंगे। तो उसकी प्रशिक्षण है, जब अध्यापक को खुद नहीं आएगा तो वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा। ऐसे ऐसे अध्यापक हैं जिनको खुद नहीं आता है, लेकिन वो पढ़ाते हैं। कैसे, क्योंकि वो रटाया रहता है उनका शिक्षा। ठीक है, उसके बाद क्या है, विश्वविद्यालयों की स्थापना, यानी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। जब हम विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी तो क्या है, शिक्षा का विस्तार फैलेगा और लोग अपनी मनपसंद से शिक्षा को प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या था, विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्थापना। उसके बाद था जन शिक्षा प्रसार, यानी जन शिक्षा प्रसार यानी प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल की संख्या में वृद्धि की जाए, ज्यादा से ज्यादा वृद्धि की जाए। जब प्राथमिक विद्यालय, मिडिल विद्यालय और हाई स्कूल जो है इनका विस्तार होगा तो लोग ज्यादा शिक्षा को प्राप्त करेंगे। उसके बाद व्यवसायिक शिक्षा, यानी क्या था, भारतीय युवक जो हैं विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त करें। अलग अलग व्यवसाय अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हर माध्यम में उनका विस्तार होगा और उन्हें जो है किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और क्या था, शिक्षा और नौकरी, यानी शिक्षा और नौकरी। जब शिक्षा अगर शिक्षित रहेगा तो उसे नौकरी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, शिक्षित है। और वो आजकल क्या है कि अगर सरकारी नौकरी पाने के लिए एक बात कही गई है कि अगर इंसान का 70% मेहनत और 30% जो है लक दोनों साथ में हो तो उसको नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं कि बहुत मेहनत करते हुए भी वो सरकारी नौकरी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका या तो पढ़ने का तरीका अच्छा ना हो, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो पढ़ते तो हैं लेकिन लक कभी कभी साथ नहीं देता है ना। ये बात हकीकत है। ठीक है, तो क्या है, उसके बाद क्या है, प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहन। प्राच्य साहित्य क्या है, जो पुराने शिक्षा जो पुराने कर्मचारी थे तो उन्होंने क्या था, प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहन, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत को प्रोत्साहन। ठीक है, प्राच्य साहित्य और विज्ञान का आवश्यकताओं भारतीयों के लिए स्वीकार किया गया। किसमें? इसमें क्या था कि हाँ, भारतीयों के लिए स्वीकार किया गया था कि यानी उनके लिए उनको ऐसी शिक्षा दिया जाना चाहिए। उसके बाद चलिए उड़कर गुड़ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या गुण
देखा गया उड़ के घोषणा पत्र में। इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। यानी इस घोषणा पत्र में पहली बार देखा गया था कि जो भारतीयों की शिक्षा है वो सरकार के दायित्व में है। ठीक है। शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। इसमें क्या था, शिक्षा में जो मैकाले का छनाई का सिद्धांत आया था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दो तो निम्न वर्ग तक आसानी से पहुंच जाएगा, इसे अस्वीकार किया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। यानी लोगों को, सभी लोगों को शिक्षा दिया जाना चाहिए, इस पर जो है बल दिया गया था। शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्राओं की छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की गई थी। यानी जो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए निर्धन है, जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। इसके लिए क्या था, सिफारिश की गई थी। अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषाओं को भी माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया और पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। यानी जो अंग्रेजी भाषा है उसके साथ साथ क्या था, देसी भाषाओं को भी स्वीकार किया गया और उसको जब स्वीकार किया गया तो पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया। यानी अगर अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा तो जो देसी भाषाएं हैं उनको भी पढ़ाया जाएगा और ये क्या था, ये पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। ठीक है। उड़ के घोषणा पत्र के प्रमुख दोष, यानी प्रमुख दोष क्या है उड़ के घोषणा पत्र के, केवल उन्हीं लोगों को राज्य की सेवा के लिए योग्य माना जाता था जो अंग्रेजी पढ़े लिखे होते थे, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाने लगी। यानी क्या दोष थे कि जो लोग राज्य की सेवा के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को माना जाता था जो अगर अंग्रेजी आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ही प्राथमिकता दी जाती थी। कोई भी राज्य की, यानी राज्य के कार्य करने के लिए जो राज्य में कार्य यानी सेवा की जाती थी, उन्हीं को ही सिर्फ क्या दी जाती थी, जो अंग्रेजी पढ़े हों उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती थी। और उसके दूसरा क्या दोष थे, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को महत्ता देने के कारण देसी शिक्षा के विद्यालयों का ह्रास प्रारंभ हो गया, लोगों का आकर्षण अंग्रेजी विद्यालयों की ओर हो गई। यानी जो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का महत्ता है उसका क्या कारण था, देसी शिक्षा के विद्यालयों का ह्रास प्रारंभ हो गया। यानी धीरे धीरे जो शिक्षा, यानी जो भारत में विद्यालय थे धीरे धीरे खत्म होते गया। ठीक है। ह्रास यानी प्रारंभ हो गया, धीरे धीरे खत्म होता है और लोग क्या है, अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकर्षित होते गए हैं। जैसे कि कोई बच्चा है अभी हिंदी माध्यम में है और अगर वो हिंदी माध्यम के बजाय अगर इंग्लिश मीडियम में जाता है तो उसको क्या होता है, धीरे धीरे हिंदी से उसका मन हट जाता है और वो अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार था। तीसरी बात क्या थी, घोषणा पत्र में लंदन विश्वविद्यालयों की आदर्श मानकर विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। इससे तक्षशिला, नालंदा सरीखे प्राचीन प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की विचार समाप्त हो गई। यानी जब लंदन विद्यालयों की स्थापना की गई उस समय जो है आदर्श मानकर कि हाँ लंदन विश्वविद्यालय में क्या थी, अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। तो जब उस सुझाव आया तो इससे जो तक्षशिला, नालंदा जिसमें जो भारतीय शिक्षा दी जाती थी, सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, इसका क्या हुआ, धीरे धीरे जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना का विचार समाप्त हो गया। यानी इनका जो स्थापना करने का विचार आया था ये धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है। और लंदन विश्वविद्यालयों का आदर्श मानकर विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। इस प्रकार हुआ गया, यानी अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर सुझाव दिया गया और जो जितने भी अगर दिमाग में आया तक्षशिला, नालंदा, इन सबको समाप्त हो गया धीरे धीरे। उसके बाद क्या था, अंग्रेजी शिक्षा के साथ ईसाई धर्म और साहित्य का प्रचार बढ़ा और लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया गया। यानी जब अंग्रेजी शिक्षा का जैसे विस्तार बढ़ा तो क्या था, ईसाई धर्म और साहित्य का प्रचार बढ़ा। उस समय ईसाई धर्म ही शिक्षा को दे रहे थे तो उसका प्रचार प्रसार बढ़ गया और लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित की गई कि आप लोग को अगर शिक्षा दी जाए, आप लोग लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया गया। उसे दबाव डाला गया और क्या था कि रटने पर बल दिया गया था। रटने पर यानी बच्चों के रटने पर जो है बल
भारतीयों के रटने पर बल दिया गया। जैसे जो साहित्य, जैसे भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, ये सब जो विज्ञान हुआ, ये सब लोग जो अंग्रेजी शिक्षा के रूप में प्राप्त कर रहे थे, कि अंग्रेजी शिक्षा में जब ये शिक्षा दी जा रही थी तो लोग उसको उस हिसाब से भारतीय लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो क्या कर रहे थे, उसको सिर्फ रट लेते थे, समझते नहीं थे, रट लेते थे। जब उस प्रकार से शिक्षा दी जा रही थी तो क्या करेंगे, रटेंगे ही ना उसको, क्योंकि अगर हिंदी में नहीं समझाया जाएगा, अगर हम हिंदी पढ़े हैं तो हमको हिंदी के बारे में आप बताइए, क्योंकि शिक्षा हमारा अधिकार है, हम हिंदी में, हम जैसे हैं हमको वैसे शिक्षा दीजिए। अगर हम हिंदी, हाँ आप बीच बीच में कड़ियाँ जोड़ कर बताइए, अगर आप थोड़ा हिंदी बताइए, थोड़ा इंग्लिश बताइए, तो इससे हमको शिक्षा के बारे में समझ में आएगा। लेकिन क्या था, वो अंग्रेजी में शिक्षा जोड़ दे रहे थे, तो क्या था, धीरे धीरे उनकी जो जैसे भूगोल, इतिहास और था, तो वो क्या समझ नहीं पाते तो रट लेते थे। अब उड़ का घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव, यानी एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, उड़ का घोषणा पत्र जो था भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1854 में उड़ के घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई, परंतु उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। यानी जब उड़ का घोषणा पत्र 1854 में आया तो उनकी सिफारिशें की गई थी, जो इस प्रकार हैं। सन 1856 तक प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, यानी जो प्रत्येक प्रांत है वहां पर शिक्षा स्थापित किया जाए। कितना, सन 1856 तक। सन 1857 में मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में विश्वविद्यालय खोला गया। ठीक है, कहाँ, सन 1857 में मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में विश्वविद्यालय खोला गया। ठीक है, उसके बाद क्या था, शैक्षिक योजनाओं के लिए सरकारी अनुदान में वृद्धि की गई तथा व्यक्तिगत विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली लागू की गई। यानी जो शिक्षा की योजनाएं थी उसके लिए अनुदान प्रणाली जो है उसके लिए खोली गई, और क्या था, उसकी सहायता के लिए लागू भी की गई। पुनः सन 1859 में भारतीय मंत्री लॉर्ड स्टैनले ने एक आज्ञा पत्र जारी किया जो निम्नलिखित है। उन्होंने क्या क्या किया, प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायी सरकार अपने ऊपर ले। जो भी प्राथमिक शिक्षा है, जो जिम्मेदारी है, सरकार अपने ऊपर ले। ठीक है, ताकि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पर जो बच्चों की खर्चा है, जो कुछ है, सरकार अगर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी तो इससे लोग अब उस जो सरकारी स्कूल हैं उस सरकार उस तरह देख पाएगी कि क्या कमी है क्या नहीं है। जो अब इस समय जो सरकार है तो सरकारी के ऊपर लागू हो गया है। धीरे धीरे जब शिक्षा समिति बढ़ती गई तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, तो क्या सरकार अब नई शिक्षा को देख रही है ना। तो उसी तरह वो सिफारिश की गई थी कि सरकार अपने ऊपर ले, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए, यानी प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाए, शिक्षकों की प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। यानी जो शिक्षक हैं उनकी जो प्रशिक्षण है, यानी बीएड बीटीसी जो भी हैं उन पर जोर दिया जाए। जब शिक्षक खुद शिक्षित रहेंगे तब बच्चों को आसानी से पढ़ा कर उनको शिक्षित कर लेंगे। ठीक है, सहायता अनुदान प्रणाली का प्रयोग माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक के लिए हो। यानी जो सहायता अनुदान प्रणाली, यानी लोग जो अनुदान दे रहे हैं, अनुदान प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, वो माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक के लिए हो। ठीक है, ये क्या थी, ये लॉर्ड स्टैनले ने एक आज्ञा पत्र की थी, उसमें जो निम्नलिखित बातें की गई थी। तो आज हमने उड़ के बारे में आपको पूरा बता दिया कि किस तरह उड़ आए और शैक्षिक आवश्यकताओं के ध्यान में रखकर शिक्षा नीति बनाया, और इसे ही उड़ का डिस्पेंस नियम बताया। उसके बाद क्या था, 100 अनुच्छेदों वाले नियम प्रस्ताव जो थे उसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम जो था किस तरह दिया। उसके बाद जो है स्त्री शिक्षा पर बल दिया, और उसके बाद क्या था, शिक्षकों को प्रशिक्षण का बल दिया। उसके बाद क्या था, जो है प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। किस तरह उन्होंने ये जो जितनी भी पॉइंट हैं हम सभी आपको एकदम पूरा शुरू से आखिर तक एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे पढ़ाए हैं। तो इसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, और फिर आप जाइएगा तो आपका सारा क्वेश्चन क्लियर
हो जाएगा। जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें जितने भी पॉइंट हम आपको बताए हैं आप देखिएगा, सेम टू सेम पॉइंट आपको मिलता हुआ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। और अगर आपको पसंद आ रही वीडियो तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अपने ये जो वीडियो है, आप अगर बीएड बीटीसी वाले जो भी हैं देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड को 5 फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि जो है वो हमसे जुड़ पाएँ। और अगर वो हमसे जुड़ रहे हैं हमें भी अच्छा लगेगा और हम सोचेंगे और अच्छा हम आपको पूरा विस्तार से जितना भी शिक्षा है वो आपको दें। और हम आपको एक एक बुक क्लियर कराते हुए चलें, एक एक बुक का टॉपिक। ठीक है, 3-4 दिन 5 दिन इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको आदर्शवाद स्टार्ट करेंगे। इससे आपका मनोबल, यानी एक बुक से दूसरे बुक पर जो हम आपको पढ़ाएंगे तो इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आप हताश नहीं होंगे और आप आसानी से चीज़ों को देखेंगे और कवर भी करते हुए चलेंगे। तो आपको जो प्रेशर है आपके दिमाग पे वो नहीं पड़ेगा और आसानी से आप इसे कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम आपको जो पढ़ाए हैं उसे आप रिवीजन कीजिए। और अगर नहीं आ रहा है तो 1 बार 2 बार रिवीजन कीजिए। और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।